एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनके लिए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट यूनिट से एमसीक्यू लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट और आईआईटी इनके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिखाए, तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और फिर उसका आंसर मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल का, उसकी इनमें से कौन सी वैल्यू है? 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है बट फाइनाइट है, एक 0 है या फिर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अपना आंसर आपने मैच कर लिया, चेक कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ई एम बाई ई नॉट और ई नॉट बाई ई एम। यह हमारी मेटल होगी। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0, क्योंकि जो हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसल आउट करके कितना कर देती है? 0। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और मेटल के अंदर नेट चार्ज भी 0 होता है। चार्ज 0 नहीं होता, नेट चार्ज 0 होता है, टोटल चार्ज 0 होगा। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। तो मीडियम के अंदर, मीडियम मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ई नॉट बाई 0 कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी? इन्फिनिटी आएगी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू चार्ज्ड स्फीयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। दो चार्ज्ड स्फीयर हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो है d। देखो, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे इजी वे क्या होता है? सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करो और जो जो चीजें स्टेटमेंट में दी हुई है उनको नोट डाउन करते चलो और फिर देखो कितनी इजीली न्यूमेरिकल हो जाता है हमारा। तो इन्होंने दिया दो चार्ज्ड स्फीयर हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है d। एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2। अगर अब हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम को उठा के लिक्विड में डाल दिया, ये हमारे पास लिक्विड हो गया और इस लिक्विड के अंदर हमने इस सिस्टम को डाल दिया है, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी d, बस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2 है। देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड इफ अदर कंडीशंस आर सेम। तो इस टाइम पे जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा? हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तो कब होता है? जब एयर होती है बीच में, लेकिन अब यहाँ पे बीच में मीडियम आ गया। मीडियम आने की वजह से जो नया फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? F डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर। एप्सिलॉन m मीन्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम। अब हमें पता है K किसके इक्वल होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह K एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ से K को बाहर ले लो और बाकी सारी टर्म एज इट इज, तो K आ गया हमारे पास बाहर। ये सारी वैल्यू किसकी है? ऊपर वाले फोर्स की है। जब पूरा का पूरे दोनों स्फीयर एयर के अंदर थे उस टाइम पे फोर्स था F, तो फॉर्मूला क्या बन गया? F बाई के। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू F बाई के और K की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? F बाई 2। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा F बाई 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, when air is replaced by a medium of dielectric constant K, the force of attraction between two charges separated by a distance R is। मतलब जब दो स्फीयर के बीच में एयर होगी तो उस टाइम पे अगर फोर्स F है, अगर उन्हीं दो स्फीयर के बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, तो नया फोर्स कितना होगा। हमने अभी कैलकुलेट किया था सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कि नया फोर्स कितना होगा F बाई के। F यहाँ पे क्या है, फोर्स इन एयर, और K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F बाई के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट पढ़ो तब तक। इन्होंने एक स्केयर दिया है ए बी सी डी। ए के ऊपर चार्ज रखा है प्लस क्यू, सी के ऊपर भी प्लस क्यू, डी के ऊपर -2Q और बी के ऊपर +2Q। हमें बताना है कि जो इसका सेंटर होगा यहाँ पे O, अगर O के ऊपर हम कोई चार्ज रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। हमें नेट फोर्स की वैल्यू नहीं बतानी है, जस्ट डायरेक्शन बतानी है। तो देखो, जहां पर भी हमें फोर्स निकालना है या फिर जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पर हम +1 न्यूटन चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। जरूरी नहीं है प्लस लेना, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। अब इसके ऊपर ये वाला +Q रिपेल करेगा इस तरफ, ये +Q रिपेल करेगा उस तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 r²। Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू 1, 4πε0, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस होगी r²। तो दोनों के केस में ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसल आउट, मतलब ओरिजिन यहाँ पे ये जो इसका सेंटर है इस स्केयर का, इस सेंटर पर इन दोनों की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो देखो +1 है, ये -2Q इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे फोर्स लग गया इस तरफ, ये +2Q +1 को रिपेल करके इसी तरफ भेजेगा, तो यहाँ पर भी फोर्स लग गया इस तरफ। तो यहाँ पर नेट फोर्स दोनों चार्ज मिलकर एक ही तरफ लगा रहे हो, कौन सा है, BD डायरेक्शन, B टू B। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अलोंग डायगोनल BD, अलोंग डायगोनल BD, BD के अक्रॉस टोटल फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल इज डबल्ड देन फोर्स विल। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अगर r को हम 2r रख दे तो फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, r की जगह पुट करना है 2r और r का स्केयर कितना आ गया, K Q1 Q2 डिवाइड बाई 4r²। तो इस 4 को अगर मैं बाहर ले लूं तो ये वैल्यू तो सेम है, तो F डैश इज इक्वल टू F बाई 4। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हमें थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस का यूज करके उनको सॉल्व करना होता है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उससे पहले हमने पूरी यूनिट की थ्योरी को अच्छे से स्टडी करना, उसके सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करना है।
ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम सबसे पहले उसकी एसआई यूनिट्स मैच करनी होती है। A charge q is placed at the center of line joining two exactly equal positive charge। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, A charge q is placed at the center, सेंटर के ऊपर एक चार्ज q प्लेस कर दिया है, लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज q और q। The system of three charges will be in equilibrium। ये तीनों चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? इफ Q इज स्मॉल, Q की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? अगर हमें Q की वैल्यू दी है तो इस Q के कंपैरिजन में स्मॉल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ये जो न्यूमेरिकल की टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। देखो, मान लेते इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2x, ये इसके सेंटर में है तो इसकी इससे और इसकी इससे डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी। अब हमें बताने कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो है। अगर एक चार्ज पे दो फोर्स लग रहे तो दोनों का सम कितना आना चाहिए? जीरो। तो हम ये वाला चार्ज उठा लेते, ऑब्जर्वेशन, मतलब इस चार्ज पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इस चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स तो कितना हो गया? के क्यू क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस एक्स के। दूसरा फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा, तो के क्यू, और दूसरा भी क्यू, और डिवाइड बाई 2x²। कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्स जो इस चार्ज पर लग रहे हो उनका सम, दोनों फोर्सेस का सम जीरो होगा। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू पुट करो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4x² इज इक्वल टू जीरो। के को कॉमन ले लो, जो कॉमन निकल रहा है पूरे में से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया? क्यू, यहाँ पे क्यू बाई 4 इज इक्वल टू जीरो। इस पूरी टर्म को उस साइड लेकर जाएंगे तो पूरी टर्म जीरो, अंदर कितनी बच गया? क्यू प्लस क्यू बाई 4 इज इक्वल टू जीरो। और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस क्यू बाई 4। तो ये आ गया हमारा आंसर, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये Q सबसे पहले तो नेगेटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू इन चार्जेस की 1/4 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on x-axis। ये हमने ले ली x-axis, मान लेते ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू 2a है। x 0 पे हमने चार्ज रखा प्लस 4q, x a पे हमने चार्ज रखा माइनस q, x2 पे a पे हमने चार्ज रखा प्लस 4q रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से क्या ये इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं होंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक चार्ज उठाओ और उस पर टोटल फोर्स देखो कितना लग रहा है। ये चार्ज उठा लेते हैं, इस पर टोटल फोर्स देखते हैं। F1 इसकी वजह से लगेगा, कितना होगा? के 4q माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस है a, तो कितना आ गया? 4 माइनस के क्यू स्क्वायर a। अब इस पर दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला चार्ज लगाएगा, तो के 4q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 2a का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 4 4 16 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये कैंसल आउट कितना बन गया? 4। तो यहाँ पे आ गया
4k² डिवाइड बाई a²। अब दोनों को हम सम करके देखते हैं कि इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स है F1 प्लस F2 क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है। F1 की वैल्यू -4k² बाई a² और यहाँ पे 4k² बाई a², तो कैंसल आउट होके 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले चार्ज पे तो टोटल फोर्स 0, तो मतलब ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में। इसी तरह इसको और इसको चेक करके हम बता सकते हैं क्या तीनों इक्विलिब्रियम में है या ये दो इक्विलिब्रियम में या ये दो इक्विलिब्रियम में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सारे के सारे चार्जेस कैसे हैं, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया कि अगर कोई चार्ज रेस्ट के अंदर है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो कौन सी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा पूछा है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को उल्टी कर लो, इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया इतने इलेक्ट्रॉन। अब 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओ और डिवाइड में 1.6, सॉल्व करेंगे तो 1.6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एक कूलम चार्ज है उसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम चार्ज है तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है। Two spheres A and B of exactly same mass are given equal positive and negative charge respectively. Their mass after charging. देखो एक स्फीयर है जिसका मास है, जो A स्फीयर है, ये B स्फीयर है M। जब तक हमने कोई चार्जिंग नहीं की थी, नो चार्जिंग, तो इनका मास क्या है, इक्वल है, Ma इज इक्वल टू Mb। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। A को हमने पॉजिटिव बना दिया, A पॉजिटिव स्फीयर बन गया और B नेगेटिव कर दिया हमने। तो तब इनका मास क्या इक्वल रहेगा या कम ज्यादा होगा, ये हमें बताना। देखो अगर किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन गायब होकर जिस बॉडी पर नेगेटिव ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए। तो मास किसका ज्यादा होगा, बी का, क्योंकि वहां पे नेगेटिव ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय एयर इन एयर बाय 1 मीटर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम का और एक है -5 माइक्रोकूलम का। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन अनदर इज, ये एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे उनका रेशियो बताना। देखो अगर हम किसी थर्ड चार्ज के केस में बात करते हैं तो हमें निकालना पड़ता है, लेकिन जब दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे तो उसका रेशियो कितना होगा,
1:1। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, नेगेटिव ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको खींच रहा है, दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाया है, तो इसके लिए इसका रेशियो कितना होगा? 1:1। तो हमारा आंसर आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस को हमने रख दिया एक सर्टेन डिस्टेंस पर, ये होगा चार्ज Q1, चार्ज Q2। ए मेटल सीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। अब हमने क्या कर दिया, इनके बीच में एक मेटल की सीट प्लेस कर दी है। व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन द चार्ज। जब इनके बीच में एयर थी तो इसके बीच में फोर्स था F0। जब हमने इसके बीच में मेटल रख दिए तो फोर्स कितना हो गया? Fm हो गया। तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फोर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो Fm किसके इक्वल आ जाएगा? F0/K। तो फोर्स विल डिक्रीजेस। अब ये जो पार्ट है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 12 MCQ। हम फर्स्ट यूनिट के ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर और लेकर आएंगे नेक्स्ट 12 MCQ जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।